सॉल्यूशन में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है। खाली जब किसी भी चीज को तुम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, अगर सॉल्वेंट कुछ और रहेगा तो उसको मैं सॉल्वेशन एनर्जी बोलता हूँ, बट अगर मैं सॉल्वेंट को वाटर ले रहा हूँ तो उसके टर्म में मैं उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलता हूँ ना। बाकी कौन सी चीजें डिसॉल्व होंगी किसी चीज में वो क्लियर है? किसी भी चीज को डिसॉल्व होने के लिए उसकी लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस होना चाहिए? हाँ सर, वेरी गुड। लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो चीज़ें डिसॉल्व होंगी, वरना उनको टाइम जाएगा। ठीक है, हम लोग नया टॉपिक आज चालू कर रहे हैं। ठीक है, नया टॉपिक इन द सेंस उसी का है, एक्सटेंडेड है उसी का। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, बेसिकली आप उन चीज़ों को डिसॉल्व वाटर में करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी बहुत तुमको कम जगह दिखेगा, हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी ही दिखता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट लेक्चर में, याद है किसी को? ठीक है, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, परमिटिविटी भी बहुत लोग बोलते हैं उसको, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने सीधा सा बोला था, उस पर कोई रिसर्च नहीं करनी है तुमको। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी चीज का जितना ज्यादा होगा, ठीक है, राइट, उतना जल्दी वो आयंस को तोड़ेगा और उतना जल्दी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, दो एटम है, एक आयन बोल लो तुम लोग, एक कैटायन है, एक एनायन। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का होता है जो उनको ब्रेक करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट अपने को वही देखना है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो नॉर्मली एक एनायन और कैटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है मालूम है? जब ये वैक्यूम वगैरह में होंगे, जहां पे कोई मीडियम नहीं होगा, तब मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लेता हूं। लेकिन उसी, सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं NaCl ले रहा हूँ, NaCl को जब मैं वैक्यूम में रखूंगा तो इन दोनों के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन इसी NaCl को अगर मैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल दूंगा, तब सॉल्वेंट का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इनके बीच के फोर्स को क्या करेगा? कम करेगा। सीधी सी बात है ना, उसी को तो हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब भी तुमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है किसी मीडियम में, तब यही फॉर्मूला चेंज होके ऐसे हो जाता है, 1 अपॉन ई आर, जिसको एप्सिलॉन आर तुम बोल सकते हो, इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ये ई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्सिलॉन आर, जैसे भी लिखना है तुमको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है? तो जब किसी सॉल्वेंट में कोई सब्सटेंस रखा जाता है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर वो वैक्यूम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझा? ई आर का काम क्या है, कौन बता सकता है? ये ई आर करेगा क्या? हाँ, क्या बताया तूने, मैं बोल रहा हूँ ई आर क्या है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है? एनायन और कैटायन के बीच
का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करता है। तो सिंपल था, तुम लोग लिख लो, इट वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, अपोजिटली चार्ज्ड आयन। हाँ वैसे भी बोल सकते हो, वेरी गुड। आयन दैट इज एनायन एंड कैटायन, तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाला ये देखो, ठीक है, ई आर क्या करता है नॉर्मली, वीक करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। अगर मैं तुमको बोलूं कि ई आर ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, लॉजिकल है, ठीक है। और हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा या कम, वेरी गलत, ठीक है। अगर मैं ई आर बढ़ा दूं, मतलब दो एटम्स हैं, इनके बीच अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दूं, मतलब ये इजीली इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का क्या हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। अगर ई आर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो ये दोनों एटम्स दूर दूर जाएंगे, तो उतना जल्दी वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। के लिए ना, अगर तुमको हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए तो ध्यान दो, हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 बाई ई आर। कैसे, ध्यान दो, अगर ई आर में बढ़ाऊं, ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो 1 बाई ई आर क्या होगा, कम हो जाएगा, लॉजिकल है। 1 माइनस 1 बाई ई आर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा, ये बढ़ रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। ये वैल्यू कम हो रही है मतलब क्या, अगर मैं बोलूं 1 माइनस जीरो पहले था, मान लो, बाद में 1 माइनस जीरो माइनस हो गया, ये माइनस में जा रहा है, अगर ये वैल्यू, तो 1 ही रहेगा, पक्का। तब तो ये और बढ़ रहा है ना, अगर ये वैल्यू मैं नेगेटिव में लेके जाऊं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं ई आर को बढ़ाता हूं तो हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, बढ़ता है ना। अभी अभी जस्ट देखा हम लोग ने। तो ये खाली एक इक्वेशन बना के दिया हाइड्रेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ऐसे मत देखा करो, ऐसे डायरेक्ट समझा करो कि अगर ई आर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जैसे इसके पहले मैंने बताया, और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तुमको ये बताना है कि अगर मैं NaCl को इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूँ तो इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन द सेंस किसमें जल्दी सॉल्युबल होगा, किसमें लेट सॉल्युबल होगा, वो ऑर्डर तुमको यहाँ पे लिखना है, बताओ, करेक्ट है ना। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो NaCl सबसे जल्दी किसमें डिसॉल्व होगा, ए में, फिर किसमें 65 है डी में, फिर सी में, और लास्ट में बी में। तो सबसे कम डिसॉल्व होने की टेंडेंसी बी में होगी। तुम लोग सोच के थोड़ा आंसर दो। दूसरा फैक्टर है अपने पास चार्ज ऑन आयन। आयंस के ऊपर अगर ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, हम्म, क्या बात है, अद्भुत, अद्भुत। भर लो अपने अपने हिसाब से।
ठीक है, बहुत लॉजिकल है। जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ मेरे पास Na+ है, ठीक है, और Mg+2 है, ठीक। तो वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या, वाटर का इंटरेक्शन, यहाँ पे वाटर का इंटरेक्शन तेज होगा या इस Na+ पे वाटर का इंटरेक्शन तेज होगा? Mg+2 पे ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। चार्जेस क्या होते हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं, इसका डबल चार्ज है इसके ऊपर, तो वो डबल तेजी से इसको खींचेगा ये अपनी तरफ, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। तो कैसे कंप्लीट कर रहे हो इसको, हायर द चार्ज रिजल्ट्स इन क्या, मोर या हायर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो तुमको ऐसे नहीं देखना है, अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लो एक Na+ है और दूसरा मेरे पास है कुछ O-2, अगर मैं बोलूं कि हाँ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसमें से तो तुम लोग ने मेरे को बता दिया कि इसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अगर मैंने तुमको कुछ ऐसे दे दिया तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, Na+ की या O2- की? पक्का? और कोई? और कोई? ये कोई आंसर नहीं दे रहा सर, 2 की ज़्यादा होगी ऐसा कुछ, या इस वाले एग्जाम्पल की सब, या इस एग्जाम्पल की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर दो माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो मेरे को प्लस माइनस से लेना देना ही नहीं है, मेरे को खाली इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। ये तो -2 का चार्ज है ना, ये पॉजिटिव को खींचेगा उतनी तेजी से अपनी तरफ, तो खींचने से मतलब है, ठीक है, वेदर इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो तुम एक स्टेटमेंट और ऐड कर लो, इट डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। तुम ये नहीं देखोगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, या नेगेटिव चार्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्ड, बोलो सर। नहीं, नहीं, वो तो उसकी लैटिस एनर्जी होगी, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी तू लगा रहा है वो लैटिस एनर्जी है। आयन टूटने के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट होंगे, ठीक है, अब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ रही हैं, इस कंडीशन में एनर्जी बाहर निकलती है, और इस एनर्जी को मैं बोलता हूं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तोड़ने में जो तू एनर्जी लगा रहा है, तू नहीं लगाएगा, वो सॉल्वेंट ही अप्लाई करता है उसके ऊपर, जो उसको तोड़ने के लिए कर रहा है वो तो लैटिस एनर्जी हो गई। कल नहीं था क्या तू? ऑलमोस्ट था मतलब क्या? इज ऑफ आयन, अब मैंने चार्जेस को सेम रख दिया, इसके ऊपर भी +1 का चार्ज है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। अब मेरे को बताओ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, किसकी ज्यादा होगी? क्यों? और किसी को समझा? ठीक है, किसी भी चीज की साइज जितनी कम होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो तुम लोग लिख सकते हो, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज R0। और R0 मैंने तुमको बताया था क्या होता है, साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीरियम। ऐसा मैंने तुमको एक एग्जांपल और बताया था, कैसे तुम इसको नोटिस कर सकते हो मालूम है? सुनो, मान लो मेरे पास एक HF मॉलिक्यूल है और एक HCl है, तो ये मुझे कैसे दिखेगा? मान लो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है तुम्हारे पास? फ्लोरीन है। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, राइट? तो इसको भी तुमने वाटर में डाल दिया और इसको भी वाटर में डाल दिया। सबसे जल्दी ब्रेक कौन होगा? ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा? HCl जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया लैटिस एनर्जी, ठीक है? अगर मैं बोलूं इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है तो क्या बोलोगे? HF के या HCl की? HF की लैटिस एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक है? लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी की। अब हाइड्रेशन एनर्जी के साथ कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, ठीक है? लिख लो इसको फिर देखते हैं। क्या बता रहा था कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई एटम है या कोई आयन है पॉजिटिव चार्ज, इसको कितने डायरेक्शन से तुम घेर सकते हो? सॉलिड स्टेट के हिसाब से एक जो कैटायन होता है वो 6 एनायन से सराउंडेड होता है, राइट? और मैंने तुमको आयन डाइपोल में भी बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज 6 साइड से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, ठीक है? मान लो मेरे को लिथियम और सोडियम में कंपेयर करना है, Li+ और Na+ में किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? ध्यान से देखो, हाँ बहुत। मान लो ये Li का एटम, ये Li का एटम है और ये Na का एटम है, ऐसे देख लेते हैं। साइज में बड़ा होगा, सीधी सी बात है Na, ठीक है? और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है? वाटर इसको सराउंड करेगा, तभी तो हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है? अब तुम ये सोचो कि अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो इस Na के मॉलिक्यूल को 6 तरफ से सराउंड कर लेगा, ठीक? ठीक है? लेकिन अब सोचो लिथियम का साइज इतना छोटा है, वाटर का क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल खुद इतना बड़ा है, तो इसमें अब देखो +1 का चार्ज इस पे भी है और +1 का चार्ज इस पे भी है। ये +1 का चार्ज अगर 6 मॉलिक्यूल को खींचता है तो ये +1 का भी चार्ज कितने को खींचेगा? 6 को खींचेगा, ठीक है? तो अब इसका एक ही वाटर का मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि एक मॉलिक्यूल ही इसको सराउंड कर लेता है पूरी तरह से। तो लिथियम क्या करता है? एक और लेयर बनाता है वाटर की, ऐसे, राइट? कब तक बनाएगा? फिर लेयर बनाएगा जब तक कि इस जब जब तक कि वो चार्ज को यूटिलाइज ना कर ले, मतलब कि 6 मॉलिक्यूल ये क्या करेगा? वाटर को भी खींचेगा। अब इसके पास तो एक ही लेयर बनी, ठीक है? क्या बनी है? सिंगल लेयर बनी है। बट इसके पास तुम्हारे पास क्या बन गई है? 2-3 लेयर, मल्टीपल लेयर तुम बोल सकते हो बन गई है, ठीक है? तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? ठीक है? Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। मतलब जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने तुमको लिखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक या आयनिक साइज। क्लियर है? ठीक है? सारे ग्रुप 2 के हैं तो सबसे छोटा एटॉमिक साइज बेरिलियम का है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ये ऑर्डर आएगा इसका। ऑक्सीजन ग्रुप 2, सल्फर ग्रुप 3, तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज कम है, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम वाले की ज्यादा होगी। ये देखो फ्लोरीन अपने को पता ही है सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है? ध्यान से देखो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन,
ठीक है। हाइड्रेटेड आयन का मतलब क्या हो रहा है, कौन बताएगा? जो आयन वाटर से सराउंडेड हो उसको मैं बोलूंगा हाइड्रेटेड आयन। क्लियर है? ध्यान से देखो, Li प्लस गैस और Na प्लस गैस, दोनों में साइज किसका ज्यादा है? Na प्लस का। लेकिन यही चीज अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे को बताओ Li प्लस एक्वस, दैट इज हाइड्रेटेड आयन। एक्वस मतलब समझ में आया? और Na प्लस एक्वस, अब किसका साइज ज्यादा होगा? अब Li प्लस का होगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने डायग्राम, अभी नहीं, इक्वल नहीं होगा। Li प्लस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा वाटर की लेयर बनाता है ना अपने सराउंडिंग में। ठीक है, तो साइज किसका बड़ा होगा? हाइड्रेटेड की बात की जाए तो जस्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। गैसीय स्टेट में जिसकी साइज कम होगी, हाइड्रेटेड कंडीशन में उसकी साइज ज्यादा होगी। ठीक है, तो चाहिए तो लिख लो। क्लियर है ना? स्मॉलर द साइज ऑफ गैसियस आयन, मोर विल बी क्या? हाइड्रेशन। जितना छोटा एटॉमिक साइज होता है उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है। ठीक है, एंड लार्जर विल बी द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। क्लियर है क्या? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। इसी में दूसरा एप्लीकेशन है अपने पास, मोबिलिटी ऑफ आयन। सुना है कभी वर्ड मोबिलिटी? द टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, कोई, हाँ, एबिलिटी टू मूव, राइट। तो कौन जल्दी मूव करेगा बताओ? अगर मेरे को मोबिलिटी चेक करनी है तो मैं किस बेस पे चेक करूंगा? ठीक है, जिसका हाइड्रेटेड आयन, हाँ, ठीक है, जिस हाइड्रेटेड आयन का साइज जितना कम होगा वो उतना इजी मूव करेगा। जिसका हाइड्रेटेड आयन ज्यादा अगर साइज में है, कोई, अब क्या, जनरली तुम लोग मोटा पतला ही समझ लो। जो मोटा आदमी है वो कम भाग पाता है, जो पतला है ज्यादा भाग पाता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। समझा? दिक्कत किसी को? कंडक्टिविटी बताओ किसका ज्यादा होगा? जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? हाँ, जो जितना जल्दी मूव करेगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो मोबिलिटी तुम बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, राइट। और अगर हाइड्रेटेड आयन के टर्म्स में लिखना है तो ये भी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है ना? एग्जाम्पल चाहिए तो लिख लो। कंडक्टिविटी बताना है तुमको किसकी ज्यादा होगी, Na प्लस एक्वस की या Li प्लस एक्वस की? किसकी? Na प्लस एक्वस की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड किसी भी चीज में सॉल्युबल कब होते हैं आप लोगों को पता है? वैसे मान लो मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में, इसको अगर मैंने वाटर में डाला तो ये क्या डायरेक्ट mx एक्वस में कन्वर्ट होगा क्या? जितना अभी तक तुमको नॉलेज मिला उसके हिसाब से बताओ।
ये कभी भी नहीं बनेगा। बनेगा क्या मालूम है? पहले तुमको इसको लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होगी? पहले एब्जॉर्ब होगी, तुमको बाहर से देनी पड़ेगी, दैट विल बी पॉजिटिव लैटिस एनर्जी। जब इसको लैटिस एनर्जी दोगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? M प्लस गैसियस में और X माइनस गैसियस में, ठीक है। अब इनके पास वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे? इंटरैक्ट होंगे, और कौन सी एनर्जी लगती है? मैंने तुमको बोला हाइड्रेशन एनर्जी, और ये एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। जिसकी वजह से बनेगा क्या? अब M प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस। तो आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबल होने का ये प्रोसेस कभी भी नहीं होता है, वो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे पहला, इफ मैं तुमको बोल दूं लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, कंपाउंड विल बी क्या? इनसॉल्युबल, बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन, इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। अद्भुत, क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो कल ही बता दिया था ना मैंने तुम लोगों को, मार्क लगाया होगा इन तीनों क्वेश्चन में, विच इज मोर सॉल्युबल। अब एनायन तो फिक्स है, अब मैं क्या देखूंगा? कैटायन। कैटायन पे भी पहले मैं चार्ज देखूंगा, चार्ज सेम है, तो मेरे पास दूसरी चीज क्या बचती है? साइज, ठीक है। तो जिसकी साइज कम होगी उसकी हाइड्रेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी, और उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद तुम लोग को नहीं समझा होगा। AF इज मोर सॉल्युबल देन HCl, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस ACl का ज़्यादा होना और AF का, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? इज मोर सॉल्युबल, AF ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में कंपेयरिंग टू इसके। तो इसका मतलब ACl की जो हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी है उसका डिफरेंस ज्यादा होगा, या AF की हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा? AF का बहुत ज्यादा होगा ना, ज्यादा कम होगा तभी तो मतलब डिसॉल्व होगा ये। अगर नियरली इक्वल भी है तभी भी धीरे धीरे सॉल्युबल होगा, ठीक है। उसने तुमको यहाँ पे बोल दिया कि AF ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब उसके लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी वजह से ये ज्यादा सॉल्युबल है। BeSO4 इज मोर सॉल्युबल देन BaSO4। बताओ इसकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, और इसके लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? क्या, कैसा साइन लगेगा? ऐसे या ऐसे, ठीक है। BeSO4 का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसी वजह से वो ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयरिंग टू BeSO4, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि BeSO4 में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा इसीलिए वो कम सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी अगर मुझे बतानी है, अब मैंने क्या कर दिया देखो, कैटायन को फिक्स कर दिया है, ठीक है। कैटायन सब जगह पे साइज एक ही है, बट मैं एनायन की साइज को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, राइट। ये F का साइज, ये Cl का साइज, ये Br का साइज, और ये I का साइज, ठीक है। तो साइज डिफरेंस एनायन और कैटायन का ध्यान दो, अगर साइज डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है ना साइज डिफरेंस, यहाँ पे नियरली इक्वल हो गए, यहाँ पे साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे एकदम कम है। अगर साइज डिफरेंस मॉलिक्यूल के बीच का डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी?
बताओ ज्यादा सॉल्युबल ये है, ये है, ये है या ये है? BF2 ज्यादा सॉल्युबल है, क्यों? ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे एटम के बीच का साइज डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे साइज डिफरेंस घट रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 10 है, ये 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे को 5 मिलेगा। यहाँ पे मैं बोलूँ ये 10 है, ये तो 10 ही है सपोज करो। यहाँ पे मैं बोलूँ ये 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, ये 8 हो जाता है। तो साइज डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। यहाँ पे कितना आएगा, 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो जैसे जैसे साइज डिफरेंस कम हो रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तुम लोग ने बोला ये ज्यादा सॉल्युबल है, फिर ये है, फिर ये है, राइट। तो अगर साइज डिफरेंस कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी को मैं इसी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और इस चीज को एक्सप्लेन करता है तुम्हारा फेजान्स रूल। ठीक है, फेजान रूल एक्चुअली में इसलिए बनाया गया है कि ये तुमको बताता है कि किस आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये रूल अगर तुमको समझ जाएगा लास्ट तक तो तुम बता सकते हो कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कितना परसेंटेज वो आयनिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब इसका बोलना क्या था, पहली बात तो ना तो कोई भी बॉन्ड पूरी तरह आयनिक है और ना ही कोई बॉन्ड पूरी तरह कोवेलेंट है। क्लियर है, यही फैजान्स का रूल है। और किस बेस पे हमको ये देखना है वो भी ये तुमको आगे आगे धीरे धीरे बताएगा। ठीक है, तो ध्यान दो हाँ थोड़ा सा। सपोज करो मेरे पास कोई कैटायन है ऐसे और कोई एनायन है। मैं क्या पूछ रहा हूँ वो सोचना थोड़ा। ये कैटायन है तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास एनायन है। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव सबको पता है, Z इफेक्टिव पता है ना क्या होता है। न्यूक्लियस जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव। राइट है, Z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन। तो उसका कि मान लो अपने पास एक कैटायन है, हमको पता है कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उनको मैं कैटायन बोलता हूँ। ठीक है, और जो हमारे पास एनायन है उसके ऊपर क्या बढ़ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सोच के आंसर देना तुम लोग। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से खींचता है उसी को मैं बोलता हूँ जेड इफेक्टिव। ठीक है, होता क्या है सिंपल सा देखो, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है या इसका, प्लस वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और मतलब कैटायन का जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा और एनायन का जेड इफेक्टिव कम होगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम मान लो इसको Na प्लस कंसिडर करते हो और इसको Cl माइनस कंसिडर करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। राइट है, इसके न्यूक्लियस का पावर नहीं बढ़ रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन का पावर बढ़ रहा है। जबकि इसमें क्या हो गया,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, जबकि इसका न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। अब सुनो थोड़ा सा, इसके पास न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट, इसके अंदर क्या है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो ये दोनों जब एनायन कैटायन नजदीक आते हैं ना, तो ये कैटायन क्या करेगा बताओ थोड़ा सा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या अपनी तरफ, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में पावर ज्यादा है ना, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। और जिसके वजह से इस एनायन का जो शेप है, होना तो स्पेरिकल चाहिए था, बट क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। हाँ, कौन टाइप जो भी है, अंग्रेजी माध्यम, ठीक है, इसके शेप को ये डिफॉर्म कर देता है। डिफॉर्म मतलब होना तो ये ऐसे ही चाहिए था स्पेरिकल में, ठीक है, बट जब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके साइड खींचने लगते हैं और इसका जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसे डिफॉर्म हो जाता है, ऐसे। क्लियर है? और एनायन के इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ध्यान में रखो ना, जो जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इसका जितना शेप डिफॉर्म होगा उसी को उसका क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, कि इसका पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन में भी परसेंटेज होता है, इतना परसेंट पोलराइज हो गया, इतना परसेंट नहीं हुआ, ठीक है। और जिसके वजह से ये हो रहा है, ये पोलराइजेशन किसके वजह से हो रहा है, इस एनायन के वजह से हो रहा है क्या, नहीं, किसके वजह से हो रहा है, इस कैटायन की वजह से, क्योंकि ये कैटायन इसको खींच रहा है। तो इसका तो पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन जो पोलराइजिंग पावर दे रहा है वो कौन दे रहा है, कैटायन दे रहा है। तो जो पोलराइजिंग पावर होगी वो किसके लिए डिफाइन होती है हमेशा, कैटायन के लिए। और जो पोलराइजेशन होगा वो किसके लिए डिफाइन होगा, हमेशा एनायन के लिए। बोलो समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब इन दोनों में होता क्या है, अगर एनायन कैटायन अपने अपने शेप में रहेंगे तब तो ये पूरी तरह से आयनिक है, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साइड खिंचा हुआ दिखता है ना, तो ये बॉन्ड देखने में हमको पूरी तरह से आयनिक नहीं लगता है। ये कैसे दिखने लग जाएगा तुमको, तुमको ऐसे लगेगा ये इलेक्ट्रॉन और ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो जिसके वजह से इनके अंदर क्या अपीयर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अगर ये अपने अपने शेप में बरकरार रहे हमेशा जिंदगी भर, तब तो इनको तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि ये दोनों आयनिक नेचर के। बट जब इनके ऊपर रिसर्च की गई, इनको देखा गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिंचा हुआ दिखता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, हल्का सा, ठीक है। इसी वजह से फजान ने बोला कि कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब वो कौन डिसाइड करेगा, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में है। क्लियर है? समझा? लिखो मत इसको अभी तुम लोग, ये जो मैंने टर्म्स यूज किए, जो नए नए टर्मिनोलॉजीज इसमें आई है, वो क्लियर है ना। एनायन कैटायन में क्या हुआ, जेड इफेक्टिव में कम ज़्यादा क्यों हुआ, फिर कैटायन एनायन में पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजिंग पावर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आया, सब कुछ क्लियर है।
पूरा का पूरा जो खेल है वो किस पे है? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पे। जितना ज्यादा ये पोलराइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और इसका पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैटायन के ऊपर। ये जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर लगाएगा उतना ज्यादा इसका पोलराइजेशन होगा, और अगर ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब तुम लोग मेरे को बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं लिथियम प्लस का कैटायन है और Na प्लस का कैटायन है, ठीक है, और यहाँ पे Cl माइनस का एनायन है दो, तो Na प्लस वाला इसको ज्यादा डिफॉर्म करेगा या Li माइनस वाला? समझा क्वेश्चन? Li प्लस वाला ज्यादा करेगा, क्योंकि हाइड्रेशन भी मैंने बोला ना, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये खींचता है चीजों को, साइज कम होने की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है किसके ऊपर? साइज ऑफ आयन के ऊपर। जितना छोटा साइज होगा आयन का, हाँ, कैटायन, कैटायन पे ना, जितना छोटा इसका साइज होगा उतना ज्यादा वो पोलराइजिंग पावर करेगा और उतना ज्यादा वो एनायन को डिफॉर्म करेगा। ठीक है, और ज्यादा डिफॉर्म करेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर लगातार बढ़ेगा। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? हाँ, ठीक है। फैक्टर्स देख रहे हैं हम लोग। फैक्टर्स में भी पहले मैं देख रहा हूँ पोलराइजिंग पावर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो कि कौन शो करता है? कैटायन। कैटायन के साइज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जो ज्यादा ये करेगा? ठीक है, तो अभी तुम लोग ने, वेरी गुड, बोल भाई, बोल ले, बोल ले भाई। अरे ऐसे कैसे, बोलिए आप। क्या बात कर रही है? ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लो और जो खाली जगह है उसको भर लो। चीजें तो मैंने क्लियर कर दी थी ऑलरेडी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, क्या लिखूं इसमें? स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर विल बी द अट्रैक्शन। जितना साइज छोटा होता है उतनी तेजी से वो बाहरी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। विल बी अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या है उसका? कैटायन का, कैटायन का जेड इफेक्टिव क्या है? हाइयर, हाइयर विल बी द जेड इफेक्टिव एंड डैश विल बी द पोलराइजिंग पावर। ये भी क्या हो जाएगा? हाई, हाइयर बोल लो, मोर बोल लो, जो भी है। तो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। बोल सकते, कैटायन बोल सकते हैं ना, चलेगा? ठीक है, पोलराइजिंग पावर के रिलेटेड अगर बात होती है, मान लो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस, तो किसकी ज्यादा होगी? लिथियम। ठीक है, दूसरा अगर यही ऑर्डर होगा, इसी में बी करके टॉपिक डालो। कैटायन के बारे में ही बात हो रही है। चलो साइज तो हो गया, अगर मैं चार्ज देखूं आयन पे,
तब पोलराइजिंग पावर कैसे बिहेव करेगी? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? चार्ज के। बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुमको मैंने चार्ज ही अलग दे दिए, मैंने बोला Na प्लस Mg2 प्लस और Al+3, किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, हाँ, जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा डिफॉर्म करेगा चीजों को, तो Al+3 का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। दूसरा मान लो मैं बोल दूं लिथियम बेरिलियम+2 और B+3, तो बोरॉन का ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं लिथियम प्लस और Mg+2, तो Mg+2, कल कोई तो बोल रहा था ना डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह, ये सब मत देखना। ठीक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसे केटायन जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चीजों को कम डिफॉर्म कर पाते हैं कंपेयरिंग टू ऐसे केटायन जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट करते हैं, यानी कि डी ब्लॉक वाले मेटल्स। ठीक है, तो जिनका एक्यूरेट है ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल है, ये एनायन को कम डिफॉर्म करते हैं कंपेयरिंग टू डी ब्लॉक के मेटल। जितने भी डी एंड एफ ब्लॉक के मेटल है ना, उनको बोलते हैं हम लोग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं तो जिनका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है NH2NP6, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से कंपाउंड होते हैं? जो ऐसे होते हैं NH2NP6 और ND10, मतलब जिनके आउटर मोस्ट में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस। तो जो ग्रुप 1 वाले हैं और ग्रुप 2 हैं, ठीक है, इन्हीं को तुम बोलते हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन केटायन। ठीक है, ये जो भी केटायन बनाते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जबकि डी ब्लॉक वाले जो मेटल हैं वो सूडो, देखा होगा ना NH2NP तक जाता है इनका कॉन्फ़िगरेशन, तो उन्हीं को हम लोग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और ये ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं चीज़ों को कंपेयरिंग टू ये। तो हम लोग को पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि डी वाले क्या करते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर शो करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को क्या कर रहे हैं? ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं आयंस को। समझा क्या बोला हिंदी में मैंने? मैं अगर तुमको बोलूं ज़्यादा कोवेलेंट ये आयनिक कैरेक्टर कहाँ पे दिखता है, तो तुम्हारे पास आंसर रहता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। ठीक है, और उसके बाद जो मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर दिखता है, क्योंकि उनका नोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एनायन को ज़्यादा डिफॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से एनायन अगर जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें बढ़ने लगेगा। ठीक है।